श्योरिटीज के पैसे देने बाकी थे, तो जब श्योरिटीज को देने नहीं पड़ा, उनके जो डॉक्यूमेंट निकालने के या कुछ भी जो भी खर्चा है 25 लाख के करीब मैंने अपनी तरफ से, मेरी जाती तरफ से मैंने डाला, तो वो देना था मुझे नहीं मिले। बीच में एसी श्रीनिवास ने 5 लाख रुपए, सलाउद्दीन हजरत, आसिफ हजरत, डीजे लेके ये लोग, हनीफ हजरत, जो सब लोग मिलके मेरे को पहुंचाए। बाकी दूसरा मेरी तरफ से क्या किया, ये जो जेरॉक्स करने का रहता है, श्योरिटी एफिडेविट बनाने का रहता है, नोटरी बनाने का रहता है, फोटोज करने का रहता है, ये सारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस मैंने अपने अल्लाह को राजी करने के लिए किसी को बताया नहीं, वो क्या खर्चा है मेरा और अल्लाह का बीच में मैंने कर दिया। अभी बाकी लोग जो बोलते हैं सिराज ने पैसे खा लिया, वो मेरा और अल्लाह का मामला है, हमने कुछ भी कर दिया। जो जिम्मेदार लोग थे, जो देने का वादा करे थे, उन लोगों ने पैसे लेकर अपने पास से रख लिए। सवाल है मेरे आप मुसलमानों को पूछता हूँ, जब कर्नाटक गवर्नमेंट ये फ्री लीगल एड होती है, ऐसे तकरीबन आप लोगों को मुसलमानों को एडवोकेट जनरल बनाए, एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाए, आप आके स्पोक्स पर्सन मुसलमानों के बने, इन्होंने लेके जाके पूरे एडवोकेट्स को फ्री लीगल एड में 50-100 एडवोकेट्स को डाल के, अब ये जितनी हमारी बात होती है उनके पास क्यों नहीं रखा गया? फ्री लीगल एड की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम लोग सब फ्री काम ही कर रहे हैं। अरे उन्होंने जो ऐसा 50 आदमी करते, ये लोग 100 आदमी है। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का पावर है, हमें कम से हमें भी कम नहीं है। अब लोग नहीं है। कोतवाल साहब के पास 10-12 जूनियर्स है, मेरे पास 8-10 जूनियर्स है, ताहिर के पास सुनिए, ताहिर के पास 7-8 जूनियर्स है, मुजफ्फर साहब के पास 7-8 जूनियर्स है। हम लोग भी कम नहीं है, हम लोग भी 100-150 से ज्यादा हमारी मुस्लिम जमात है जो हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, फ्री लीगल एड लेने गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के पूरे MLA से, पूरे मुस्लिम मिनिस्टर से, मुस्लिम फेलर हुए, फ्री लीगल एड सरकार से जो इनको मिलना है 650 आदमी को उन्होंने दिया नहीं है। ये फ्री लीगल एड है, जो लॉयर वकालत उनकी जरूरत है, हमें फ्री लीगल अलग बात है। मुझे ये लोगों को उसके लिए क्या होता है, सुनिए, इसके लिए क्या होता है, आपको फ्री लीगल एड चाहिए तो अक्यूज को खुद आना चाहिए कि मुझे मेरा एडवोकेट नहीं, मुझे फ्री चाहिए बोल के। जब हम लोग एडवोकेट्स हैं, ताहिर अपनी जगह रिप्रेजेंट कर रहा है, कोतवाल साहब अपनी जगह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुजफ्फर साहब अपनी जगह, मैं अपनी जगह, नौशीर, ये लोग जो अपनी जगह कर रहे हैं, जब सब लोगों को एडवोकेट से तो उनको फ्री लीगल की जरूरत है, हम कोई फीस नहीं ले रहे हैं। और 2020 से लेकर 2026 तक मुसलसल 6 साल तक सारे हमारे मुस्लिम एडवोकेट्स, नौजवान हो, इंटर्न्स हो या उम्र दराज हो, सेक्युलर एडवोकेट फोरम से लेकर मुजफ्फर से लेकर हमारे कोतवाल से लेकर, कोतवाल साहब तो अब शुरू करिए, लेकिन हमारी शुरुआत से कोरोना के लॉकडाउन से किसी की जान की परवाह के बगैर अपने हाथों से, चाहे मुजफ्फर साहब हो, चाहे हमारे लोग हो, हम लोग हो, सब अपने हाथों से मजलूमों को जीत चाहिए जी, मजलूमों को जीत चाहिए। उतने लोगों को बेल कराए, जीती तो है, देश जरूर नहीं चाहिए। 500 लोगों के करीब अंदर थे, आज सिर्फ 30 अंदर हैं, उनको बाहर कराए, ये जीती है ना, ठीक है, ये हमारी जीत है ना, मुकम्मल जीत है ना। इतने लोगों को हजारों की तादाद में श्योरिटी बनाए, ये हमारी जीत है। इतने लोगों को हाथ से पैसे खर्चा किया, ये हमारी जीत है। इतने लोगों को किसी के पास चंदा करे बगैर मैं अपनी जाती मुफ्त से हमने किया, ये मेरी जीत है, ये मेरा अल्लाह की राजी है। 2020 से लेकर आज तक या कोई भी बिल्डर्स या कोई वक्फ बोर्ड या कोई वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर्स या कोई मुसलमान के एनजीओस कोई आगे बढ़कर आया, हम इतना ताउन करेंगे, हम उनको श्योरिटीज बनेंगे, हम उनके घरों को जाकर कुछ उनको ताउन करेंगे, पैसे देंगे या उनका कुछ करेंगे, नहीं किया। SGPI की तंजीम अपनी जगह ताहिर को रखकर काम कर रही है। हमारे मुस्लिम एडवोकेट्स अलग तरीके से हमारी तरफ से हम काम कर रहे हैं। आज तक आप पूरे इंडिया को नहीं, पूरे कर्नाटक, पूरे अक्यूज्डों को चैलेंज है, एक ऐसे आदमी को लेके आके खड़ा है जिसके पास से मैंने 1 रुपया जेरॉक्स के लिए लिया हो। हमने अल्लाह के लिए क्या, जैसा आपने अपने सच्चे दिल से अपनी जमीन देने के लिए तैयार थे, इसी तरह मैं अपनी जो मेरे पास जो था, जो कार थी या मेरे जेवरात थे, वो सब हमने बेच के, मेरे भाई वसीम ने, हमारी टीम ने, मैंने अपनी तरफ से बेच के हमने कुछ जो कर सकते हैं करा है। सिर्फ अल्लाह को राजी करने मुझे दिखाने की जरूरत है। आपको मैं शुक्रगुजार हूँ, आप वॉलंटरीली जैसे एक कॉल के ऊपर अपनी ये सारी जमीन का डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, मैं आपको सलाम करता हूँ। ये डॉक्यूमेंट में देता हूँ, पर ये शर्त पे देता हूँ, पूरे मिलके आना है। ये केस 2020 में हुई, मुस्लिम एडवोकेट फोरम हुए और चार्जशीट 2021 में पड़ा, चार्जशीट NIA का हुआ,
और चार्जशीट के बाद बेल पूछते गए, बेल रिजेक्ट हो गया। तो चार्जशीट जब पड़ी, इसमें कितने लोग हैं, इसलिए एक सेंट्रलाइज कौम होना चाहिए। नहीं तो सिर्फ आलम पाशा को बोलिए, हमें आपको ही बोलेंगे, नहीं तो मुस्लिम एडवोकेट फोरम को बोलेंगे, नहीं तो कोतवाल को बोलेंगे। और आज ये सवाल कोतवाल को भी है और ताहिर को भी है कि चार्जशीट को तुम चैलेंज किया क्या? चार्जशीट डिस्चार्ज करो, चार्जशीट में गुनाह नहीं है करके चैलेंज किया क्या? और उससे आज 26 तक ट्रायल क्यों नहीं चला? ये आप लोग बगैर ट्रायल चले के इसको कन्विक्ट यानी प्लीड गिल्टी कराए, तो ये आप सही करें, आपके तहत है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 7 बेंचेस में ये कश्मीर में घोड़े पर से खींच के जो मारा, वो भी एक ही टेररिस्ट है। डीजे अली के नबी के मासूम जो है, उन्हें भी एक ही टेररिस्ट है, वो एक ही निगाह यूएपीए में डालते हैं। उसको अलग करने के लिए हमें यहाँ बताना है। आपसे मैं नहीं चाहता हूँ, मेरे कौम जानना चाहिए, मेरे ये बुजुर्ग आलिम लोग जानना चाहिए, ये बी नवीन से जो कब ये हत्या हुई, यानी एक अत्याचार, एक हत्या लोगों का उन्हें किया, उसका चार्जशीट कहाँ है और उसका एफआईआर कहाँ है? वो उसको पार्टी बनेगा तुम्हें? बी नवीन का ये केस में लागू करेगा? बी नवीन ये करने से तमाम हुआ करके कोर्ट में हमें डालते तो ऐसे मैजिस्ट्रेट के पास भी ये सही होता कि भाई इनके नबी यानी somebody's prophet के लिए इन्हें ये 500 आदमी, मैं पूछता हूँ 500 आदमी में ये आदमी फला आलम पाशा है, ये मेरा इंफॉर्मेंट ये फला है, ये आइडेंटिफाई तो करना है। अब जो आइडेंटिफाई करते हैं ये मेरे एक भाई है हसमत पाशा, इनकी मेन खेल है ये। हसमत पाशा आज तक कितने केसेस जीते हैं मैं देखता हूँ। तुम आइडेंटिफाई 500 आदमी को खड़ाते हैं और खड़ा के पूछते हैं कि भाई इसमें 500 में कौन आग लगाया, कौन क्या ऐसा परेड बोलते हैं, वो क्यों नहीं कराया, वो चीज को क्यों नहीं करा? चार्जशीट तुम्हें क्यों नहीं चैलेंज किया? चार्जशीट को उंगलने के लिए ऑनरेबल रिस्पेक्टेड ट्रायल मैजिस्ट्रेट को पावर नहीं है, तुम्हारे हर सवाल को जवाब देना है। और जो बेल में, जब बेल के अंदर 500 आदमी, 5.5 यानी 625 आदमी हैं और 114 एफआईआर पड़े हैं, डीजे एलडी के 70 पर 4 और फलांग के 40 पर 1, टोटल इतने एफआईआर है। ये कौन कंप्लेंट? पुलिस का कंप्लेंट चलता नहीं है और पब्लिक का कंप्लेंट है। ये पब्लिक के 600 आदमी को ये टी परेड में निशानी बताएगा क्या? नहीं बताया तो वहाँ पे जरूर जैसा हसमत पाशा साहब सबका बेल लेते हैं, ऐसा बेल जरूर उधर मिल सकता था। यानी वो एक मसला है, ये मसले को आज के मुस्लिम एडवोकेट फोरम से भी मुझे गुजारिश है, नहीं यार लाख रुपए 50 नहीं तक क्या करें मैं बताता हूँ। इसमें सेक्युलर एडवोकेट फोरम है, जैसा इशरतुल्लाह साहब है, इश्ताक साहब है, हमारे मुजफ्फर हैं, हमारे मुइन अल अब्बासी हैं, सद्दाम एडवोकेट है और मैं हूँ, हमारे नवीद हैं, ऐसे मिलकर एक सेक्युलर एडवोकेट फोरम बनाए डीजेडी के केसेस में। उसके बाद में हमारे एडवोकेट ताहिर है, उनकी एक तंजीम जैसे कि एसडीपीआई की तंजीम है, उन लोग वो उनकी तरफ से मेहनत पढ़ रहे हैं, वो उनका एक अपना रास्ते से वो भी कौम मिलत की मेहनत कर रहे हैं। क्या जो लोग ताहिर की तरफ से जा रहे थे, तंजीम की तरफ से जा रहे थे, उन्होंने अपना भरपूर काम किया। फिर अनीस साहब थे, अनीस भाई के पास जो गए थे, मरहूम अनीस साहब के पास, उन्होंने अपना काम किया। 470 पर 3 लोगों को अरेस्ट किया गया था, उसमें से 100 से ज्यादा बेल अनीस साहब करा है, 40-50 से ज्यादा बेल हमारे ताहिर साहब करा है। हमारे सेक्युलर एडवोकेट फोरम हमारे भी 60-70 बनाए। उसके बाद में जब श्योरिटी का मसला था, थोड़े अनीस भाई से सबसे न करे, थोड़े ताहिरों की टीम ने किए तंजीम की तरफ से, फिर बाकी 2000 से ज्यादा हम लोगों ने, मैंने खुद ने सेक्युलर एडवोकेट फोरम की तरफ से श्योरिटी बनाए। अब ये श्योरिटी बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? अमीर शरीयत की मातहत में नसीर साहब ने, जमीर भाई ने सारे एमएलए को बुला के उन्होंने ताउन किया। उस वक्त पे शबील अरशाद में वहाँ पे एक बात हुई थी, मौलाना मकसूद इमरान साहब, मुफ्ती इफ्तार साहब, इन लोगों ने, सब ने, मुजम्मिल साहब, सब लोगों ने, उलमा की जमात ने ये तय किया था कि श्योरिटीज को बनाया। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मुझे पुरानी हिस्ट्री नहीं, अभी हमें क्या करना है, हमें अभी देना है। एक बात सुन लीजिए, एक बात तो इन श्योरिटीज के टाइम पे
उस टाइम पे हम लोग जो फेक श्योरिटीज की जो बात है ना, जहाँ जहाँ पे कोर्ट में रहते हैं श्योरिटीज को, उनको पैसे दे, उनको श्योरिटीज लिया गया, तो इसका ताउन उन्होंने किया। और उसके बाद मुझे हैबिचुअल ऐसा बोला जाता है कि भाई श्योरिटी बेचने वाला करके, तो इसलिए जो वैल्यू है, और मेरे पास एक ही बार में श्योरिटी, दोनों श्योरिटी एक ही बार दे सकते हैं। दूसरी बात आके वो डाउट करते हैं, वो डाउट के दूसरी बार नहीं दे सकते आप। नहीं, वो होता नहीं है। तो इसलिए मुझे चाहिए सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का 500 आदमी है अभी, या ना 200 आदमी है, 200 आदमी के ऊपर 4-4 केस है, 4 केस को तो 800 श्योरिटी होगा। 800 की एक श्योरिटी की वैल्यू 2 लाख रुपए होगा, या 50,000 होगा, या 5 लाख होगा, तो भी 10, 20, 25, 30 करोड़ के अंदर होगी, यानी 40 करोड़ के अंदर होगी। मैं 100 या 200 या 300 श्योरिटी भी एक ही बार देने से, और मेरे कौम को मैं जवाब भी दे सकता हूँ, लोगों की भलाई भी हो सकती है। और इससे पहले मैं सुना कि भाई जरा बहुत से ज्यादा फेक श्योरिटी दिया गया, और ये फेक के ऊपर भी जब फेक को खारिज किया, तब मैं कैश पैसा बन के कैश थोड़ा यानी कितना आता है वो जो भी बोले 2,000 या 2,500, ऐसे कई लोगों का बन के हम वो लोग को इंतजाम किया था। अब ऐसा नहीं सोचिए, एकदम सीरियस सिंसियर जो लोग हैं इसमें, जो सबको भी जो पुराने श्योरिटी गलत दिया गया है, और इनको भी कोर्ट से रिकॉल करके नया तमाम करने के लिए होगा, तो मुझे 200-300 श्योरिटी मैं और मेरे 2 बेटी, मेरी बीवी हमें दे सकते हैं। उसके बाद मुझे आके देने का पावर नहीं रहता है, और कानून से मैं जो बोलूं तो श्योरिटी एक बार या 2 बार दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने हमारे बड़े भाई आलम पाशा साहब से, हम एडवोकेट्स ने एक सवाल किया था, ताकि जहाँ भी जब भी डीजेएलई और केजेएलई के मामले में बेल्स हो रहे थे, तो माशाल्लाह हमारे रहमतुल्लाह कोतवाल साहब 5 बेल अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट से लिए। कल हमारे एडवोकेट ताहिर को भी एक हाई कोर्ट से एक बेल मंजूरी हुई, जो ताकि वो इंटरिम बेल में थे। तो अभी फ़िलहाल 5 बेल होने की वजह से एक तो बाहर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी इन्फॉर्मेशन है, और 4 लोग अंदर भी हैं, और बाकी 30 लोगों की बेल होने की आगे बेल होने की ये है इंशाअल्लाह इम्कानात हैं। तो ऐसे हालात में डीजेएलई और केजेएलई के केसेस में जो बिल्डर्स हैं, और जो हमारी कौम में मिल्लत के मालदार हजरात हैं, जो उनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, इस बारे में हमने आलम पाशा साहब का भी एक नाम लिया था वीडियो में, कि आलम पाशा साहब शुरू से ये डीजेएलई केजेएलई के ही नहीं, और भी कई मसलों को उठाते हैं, कौम और मिल्लत की फ़िक्र करते हैं, और करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। तो इसमें हम आलम पाशा साहब के बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये हक परस्ती पर आवाज़ उठाते हैं। इस हालत में आलम पाशा साहब को याद करना पड़ा, ताकि अगर ऐसे डीजेएलई और केजेएलई के अक्यूज़्डों को जब श्योरिटी की ज़रूरत पड़ी है, बहुत मुश्किलों से श्योरिटी अरेंज करना पड़ रहा है, तो हमने आलम पाशा साहब से जब वीडियो में बोला, तो आलम पाशा साहब ने देने का इजहार किया। तो यहाँ पे बुलाया डिस्कशन के लिए, कुछ क्लैरिटी चाहिए उनको, तो मैं क्लैरिटी देने के लिए रेडी हूँ, और ये श्योरिटी देने के भी लिए रेडी हैं इंशाअल्लाह। तो श्योरिटीज़ की क्या कंडीशन है बोले तो, एक आदमी को 2 श्योरिटीज़ होना, 2 श्योरिटीज़ में उनके पर्सनल बॉन्ड, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था, कोतवाल साहब ने ये ऑर्डर करवाया कि एक आदमी को 2 श्योरिटीज़ होना, 2 अलग अलग प्रॉपर्टीज होना, उसका बॉन्ड लिखा जाएगा, इसके अंदर 2 लाख का बॉन्ड लिखा जाएगा। बॉन्ड मतलब बॉन्ड के ऊपर साइन करना पड़ेगा, उनकी प्रॉपर्टी के जायदाद के पेपर्स, टैक्स रिसिप्ट, प्रॉपर्टी के पेपर्स, और उनका आधार कार्ड देना पड़ेगा जिसमें OTP आएगा। फिर उसको पुलिस वाले वेरीफाई करेंगे, उसकी जेन्युइनिटी देखेंगे कि ये ज़मीन कैसी है बोल के, फिर कोर्ट में खड़ाया जाएगा। कोर्ट में खड़ाने के बाद ये अक्यूज्ड कौन है, तुम इनको कैसे जानते हैं, ये फला रिश्तेदार हैं, या उनके बाप के पहचान है, या किसी भी क्या लिंक से तुम उनको जानते हैं बोल के, सवालात का जवाब देने से श्योरिटी अगर एक्सेप्ट हो जाएगी तो इंशाल्लाह वो बाहर आ जाएंगे। बस यही मसले पर हम आलम पाशा साहब के पास बात करने आए थे। तो मुझे मेरा नाम याद किए, मेरा बहुत आपको शुक्रगुजार हूँ मैं। और दूसरों को जो बोले आप वो ठीक है, और इनकी भी ज़रूरत है। जो बिल्डर्स का आप नाम नहीं बोले,
वो नाम के साथ पूरी लोग कर्नाटक इंडिया भी जानती है। जी। ऐसे लोगों की जिम्मेदारी खाली बेल श्योरिटी में नहीं है, ये लोगों के खानदान कबीलों को भी देना है। हाँ। क्योंकि कई लोग मर चुके हैं, हाँ। कई लोग बीमार हुए और 5 से 7 साल दूर हुए, वो अलग बात है। अब आज के हद तक जो श्योरिटी की बात है, मैं इसलिए बुलाया आपको, जिस जगह पे मैं श्योरिटी देता हूँ वो पे एक लैंड कन्वर्शन है और कन्वर्शन मेरे नाम से एक प्रॉपर्टी है 40,000 फुट है और अब मेरे 2 बेटियों के नाम से एक 35,000 फुट है और इधर के मार्केट वैल्यू के तहत वो 5,000 रुपया 4,000 इन्हें गाइडलाइंस वैल्यू है। इन्हें टोटल बेटी और मेरी प्रॉपर्टी मिला के मेरी 16 करोड़, बेटी की 12-14 को गाइडलाइंस वैल्यू के तहत ये आप लोग इसको कैसा लेते हैं और इसको कैसा कोर्ट में लिया जाता है और लैंड कन्वर्शन हो गई तो ये अभी लोकल टैक्स पेड रसीद मेरे पुराने है, अभी वो नहीं है और जो आप OTP बोलते हैं तो यही प्रॉपर्टी लोग पुलिस वाले आके वेरीफाई कर सकते हैं। और दूसरा रिश्ता जो बोले, मेरा कौम का रिश्ता, मेरा नबी का रिश्ता, मेरा अल्लाह के रिश्ते से, ये हमें जज साहब या साहिबा के सामने जरूर बोलेंगे। मुझे एक ही रिश्ता कौम का रिश्ता है, हमें वो जज साहब को मना लेंगे क्योंकि हमें हैबिचुअल आज तक हमें किसी को बेल नहीं दिया, ये भी बताएंगे, कन्विंस करके जाएंगे आपके जितने भी सवाल हैं। मगर और अभी मैं मेरा क्या है और मेरा नाम लिया गया और मेरा नाम को उसकाया गया आप लोगों से, तो ऐसा ही दूसरे बिल्डरों का नाम लिया नहीं आप नहीं, मैं हमारे टीम ने इंडिया बिल्डर्स, प्रेस्टीज, इन लोगों को बोला था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कौम और मिल्लत के बड़े बड़े मालदार हैं, उनको चाहिए कि आना चाहिए। लेकिन मैं आपको सलाम करता हूं कि आपने जैसे ही आपको कॉल किया, आपको वीडियो के जरिए से आपको बुलाया गया, आप वॉलंटरीली आपकी जमीन जो आपने बताया 16 या 15 करोड़ है, तो इसकी वैल्यू के हिसाब से चारों को भी आप दो श्योरिटी चाहिए, आप और अपनी बेटी। अगर आप चाहें आप और अपनी बेटी दोनों भी आके चारों को भी श्योरिटी दे सकते हैं इंशाल्लाह। इस बारे में मैं कोतवाल साहब से भी बात करूंगा, आप भी कोतवाल साहब से राब्ता कीजिए, आप मुझे एक जेरॉक्स डॉक्यूमेंट। नहीं, ये हम जरूर देंगे, मगर ये हुए अभी एक बार मैं कोर्ट के प्रोसीडिंग्स आप भी जानते हैं, एक बार से आप एक बार दे दिए और उसके बाद मुझे हैबिचुअल ऐसा बोला जाता है कि भाई श्योरिटी बेचने वाला करके, तो इसलिए जो वैल्यू है और मेरे पास एक ही बार मैं श्योरिटी, दोनों श्योरिटी एक ही बार दे सकता हूं। दूसरी बात आके वो डाउट करते हैं, वो डाउट के बार नहीं दे सकते आप। नहीं, वो होता नहीं है, तो इसलिए मुझे चाहिए सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का 500 आदमी है अभी, यानी 200 आदमी है, 200 आदमी के ऊपर 4 केस है, 4 केस को तो 800 श्योरिटी होगा, 800 की एक श्योरिटी की वैल्यू 2 लाख रुपए होगा या 50,000 होगा या 5 लाख होगा, तो भी 10, 20, 25, 30 करोड़ के अंदर होगी, यानी 40 करोड़ के अंदर होगी। मैं 100 या 200 या 300 श्योरिटी भी एक ही बार देने से और मेरे कौम को मैं जवाब भी दे सकता हूँ, लोगों की भलाई भी हो सकती है। और इससे पहले मैं सुना कि भाई जरा बहुत से ज्यादा फेक श्योरिटी दिया गया और ये फेक के ऊपर भी जब फेक को खारिज किया तब मैं कैश पैसा बन के कैश थोड़ा यानी कितना आता है वो जो भी जो बोले 2,000 यानी 2,500 ऐसे कई लोगों का बन के हम वो लोग को इंतजाम किया था। अब ऐसा नहीं सोचिए, एकदम सीरियस सिंसियर जो लोग हैं इसमें, जो सबको भी जो पुराने श्योरिटी गलत दिया गया है और इनको भी कोर्ट से रिकॉल करके नया तमाम करने के लिए होगा, तो मुझे 200-300 श्योरिटी मैं और मेरे 2 बेटी, मेरी बीवी हमें दे सकते हैं। उसके बाद मुझे आके देने का पावर नहीं रहता है और कानून से मैं जो बोलूं तो श्योरिटी एक बार या 2 बार दे सकते हैं और मुझे आप बुलाएंगे तो 20 बार भी मैं आके जज साहब को मैं कन्विंस कर सकता हूं, क्योंकि जो जनरल है उसको ऐसा टाइम है, ये कौम के ऊपर है, ये लोग गलत नहीं किया है, वो नीयत मेरी है, यही मैं बोल के कोर्ट को हमें करेंगे। मगर आज मुझे मालूम होना है कि भाई कितने श्योरिटी कितने लोगों को हमें करेंगे और कितने लोग को फेक श्योरिटी दिया गया है और इसका जवाब आप देना है। मुझे कौन क्या करके मुझे पता नहीं है और जितने श्योरिटी जितना चीज देना है हमें, ये जो ऑलरेडी अब वो लोगों को रिकॉल एक बार करके हमें
करना है। अब इसमें कोतवाल साहब है और हमारे मरहूम अनीस साहब के भी हैं और मुजफ्फर साहब हाँ। उनके भी हैं और सिराज आपका ही है और दूसरे भी हैं। ये वो नाम भी मैं लिखा था, मुजफ्फर है, ताहिर अली के भी हैं। ये लोगों का क्या है, कैसा है, इसलिए जब कौम का मामला बोला था, कौम में क्या होता है, ये एक मुस्लिम एडवोकेट फोरम है, एक मेरा भाई इरशाद साहब भी है, उनसे भी मेरी कभी एक बार बात हुई थी बहुत पहले। तो ये लोगों के अंदर अब ये लोग क्या करते हैं, कैसा होता है, ये तमाम लोगों का एक है क्या, नहीं तुम्हारी अपील तुम्हारे हद तक है क्या, उनकी अपील नहीं है क्या। अच्छा, तो ये बारे में मैं नहीं समझा देता हूं। लायरों में नहीं, ये लायर और वकाला में नहीं होना चाहिए। तो ये चीज का ये फोरम है कि भाई वो मुस्लिम एडवोकेट फोरम है। वो मुस्लिम एडवोकेट फोरम की मेहनत भी मैं पहले से थोड़ी देखा हूँ कि भाई इनके हाथ जो होता है, 1 रुपया है, 2 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया है, उन्होंने दिए वो आदमी है, देते हैं, कहाँ से लाते हैं पता नहीं है, इन्होंने वो चीज में मेहनत कर रहे हैं। और इनको ये भी चाहिए कि ये लोगों को पूरा जमा के 500 सिक्योरिटी, यानी तकरीबन नहीं तो 1000 सिक्योरिटी, 1000 की वैल्यू कितनी होती है, नहीं यार लाख रुपए 50 नहीं। अब तक क्या करें मैं बताता हूँ। इसमें सेक्युलर एडवोकेट फोरम है, जैसा इशरतुल्लाह है, इशरतुल्लाह साहब है, इश्ताक साहब है, हमारे मुजफ्फर हैं, हमारे मोइन अल अब्बासी हैं, सद्दाम एडवोकेट है और मैं हूँ, हमारे नवीद हैं, ऐसे मिलकर एक सेक्युलर एडवोकेट फोरम बनाए डीजे लीकेज के केसेस में। उसके बाद में हमारे एडवोकेट ताहिर है, उनकी एक तंजीम जैसे कि एसजीपीआई की तंजीम है, उन लोग वो उनकी तरफ से मेहनत पढ़ रहे हैं, वो उनका एक अपना रास्ते से वो भी कौम मिलत की मेहनत कर रहे हैं। क्या जो लोग ताहिर की तरफ से जा रहे थे, तंजीम की तरफ से जा रहे थे, उन्होंने अपना भरपूर काम किया। फिर अनीस साहब थे, अनीस भाई के पास जो गए थे, मरहूम अनीस साहब के पास, उन्होंने अपना काम किया। 470 पर 3 लोगों को अरेस्ट किया गया था, उसमें से 100 से ज्यादा बेल अनीस साहब करा है, 40-50 से ज्यादा बेल हमारे ताहिर साहब करा है, हमारे सेक्युलर एडवोकेट फोरम हमारा भी 60-70 बना है। उसके बाद में जब श्योरिटी का मसला था, थोड़े अनीस भाई से सबसे न करे, थोड़े ताहिरों की टीम ने किए तंजीम की तरफ से, फिर बाकी 2000 से ज्यादा हम लोगों ने, मैंने खुद ने सेक्युलर एडवोकेट फोरम की तरफ से श्योरिटी बनाए। अब ये श्योरिटी बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? अमीर शरीयत की मातहत में नसीर साहब ने, जमीर भाई ने सारे एमएलएस को बुला के उन्होंने ताउन किया। उस वक्त पे शबील अरशाद में वहाँ पे एक बात हुई थी, मौलाना मकसूद इमरान साहब, मुफ्ती इफ्तार साहब, इन लोगों ने, सब ने, मुजम्मिल साहब, सब लोगों ने, उलमा की जमात ने ये तय किया था कि श्योरिटीज को बनाया। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मुझे पुरानी हिस्ट्री नहीं, अभी हमें क्या करना है, हमें अभी देना है। एक बात सुन लीजिए, एक बात, तो इन श्योरिटीज के टाइम पे, उस टाइम पे हम लोग जो फेक श्योरिटीज की जो बात है ना, जहाँ जहाँ पे कोर्ट में रहते हैं श्योरिटीज को, उनको पैसे दे, उनको श्योरिटीज लिया गया, तो इसका ताउन उन्होंने किया। बाकी रहा श्योरिटीज के पैसे देने बाकी थे, तो जब श्योरिटीज को देने नहीं पड़ा, उनके जो डॉक्यूमेंट निकालने के या कुछ भी जो भी खर्चा है, 25 लाख के करीब मैंने अपनी तरफ से, मेरी जाती तरफ से मैंने डाला, तो वो देना था, मुझे नहीं मिले। बीच में एसी श्रीनिवास ने 5 लाख रुपए, सलाउद्दीन हजरत, आसिफ हजरत, डीजे लेके ये लोग, हनीफ हजरत, ये सब लोग मिलके मेरे को पहुंचाए। बाकी दूसरा मेरी तरफ से क्या किया, ये जो जेरॉक्स करने का रहता है, श्योरिटी एफिडेविट बनाने का रहता है, नोटरी बनाने का रहता है, फोटोज करने का रहता है, ये सारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस मैंने अपने अल्लाह को राजी करने के लिए किसी को बताया नहीं, वो क्या खर्चा है मेरा और अल्लाह का बीच में मैंने कर दिया। अभी बाकी लोग जो बोलते हैं सिराज ने पैसे खा लिया, वो मेरा और अल्लाह का मामला है, हमने कुछ भी कर दिया। जो जिम्मेदार लोग थे, जो देने का वादा करे थे, उन लोगों ने पैसे लेकर अपने पास से रख लिए। बस यहाँ पे जब जाके सब लोग बाहर आए, अभी यूएपीए के अंदर लोग फंस गए थे। पिछली बार भी 2-3 बेल हुई थी, उन्होंने श्योरिटी दिया, हमारे एडवोकेट्स ने भी श्योरिटी दिया। अभी 5 लोगों की बेल हुई, उसमें से एक आगे बाहर आ गए, 4 लोगों की जमानत देना बाकी है, वो रहमतुल्लाह साहब के पास अगर डॉक्यूमेंट पहुंचेंगे तो करेंगे। इन लोगों के बाहर आने के बाद और 25-26 लोग अंदर रहेंगे, इंशाल्लाह उनकी बेल सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से मंजूरी हो जाएगी तो उनको देना पड़ेगा। मैं जो आने वाले 25 को भी इंशाल्लाह मैं देता हूँ, और ये अब 4 आदमी का भी मुझे कोर्ट मंजूर करी तो मैं देता हूँ। यानी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड वैल्यू के, तो मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है, अब जो प्रॉपर्टी में बैठा है वो अलग है,
वो 10-15 एकड़ है वो मुझे KDB से एक्शन में लिया हूँ, इसका नहीं चलता है, वो लीज कम सेल डीड हुआ है, जो मेरे नाम से क्रय पत्रा है वो सिर्फ वो मैं दे सकता हूँ। आने वालों की भी आपकी बात को मैं बोलता हूँ, मैं जरूर यही मैं पर्सनल बात करना है 25 आदमी की, यानी 1-1 लाख 2 लाख की बात भी बोलेंगे। और ये लोग बाहर आए, कहीं गुम हो गए, कोई मिले नहीं, तो वो जगह पे आलम पाशा और मेरे बेटे हमें फुल करेंगे जाको जेल में, ये लोगों को हमें जरूर बेल देंगे। वो बहुत ही उम्मीद मुझे है कि भाई ये लोग हम मेरी बेल को, मेरी श्योरिटी को वो इन्होंने लेके से ही जाएंगे, पूरे लोगों को देंगे। मुझे चाहिए एक ही बार होना है, और एक ही बार का मतलब पुराने श्योरिटी फेक हो गए तो भी रिकॉल कर लो, एडवांस कर लो और ये कर लो। और अभी ये इतना है, ये हो गया, ये डॉक्यूमेंट में देता हूँ, पर ये शर्त पे देता हूँ पूरे मिलके आना है ना, पूरे तुम्हें लोग मुस्लिम एडवोकेट फोरम के ना, ये इदारे से कहां से भी कौन तो भी नहीं, तो आपका इदारा नहीं तो एडवोकेट फोरम है, ये जगह पे कोतवाल साहब है और अब एक ताहिर अली साहब है और आप है, ये सब भी तमाम मिलके नहीं भी ये हमारा है, ये चीज ये लोगों को देना है। कर एक आदमी तो बोल रहा है, आज तक मुझे कोई आदमी मेरा भाई फोन नहीं किए, तो उधर पे फोन करके पूरे एक जगह इदारा बोल रहा है। और जो पब्लिक चाहती है कर्नाटक और ऑल इंडिया की, हिंदुस्तान की भी देखती है, और मेरे फैंस जापान में भी, थाईलैंड में, स्विट्जरलैंड में भी है। मैं देखता हूँ, मैं खुद परेशान होता हूँ, वहाँ के जापान के लोग मुसलमान होते हैं। अब ये लोगों को भी इल्म के लिए बोलता हूँ, ये केस 2020 में हुई, मुस्लिम एडवोकेट फोरम हुए और चार्जशीट 2021 में पड़ा, चार्जशीट NIA का हुआ, और चार्जशीट के बाद बेल पूछते गए, बेल रिजेक्ट हो गया। तो चार्जशीट जब पड़ी, इसमें कितने लोग हैं, इसलिए एक सेंट्रलाइज कौम होना चाहिए, नहीं तो सिर्फ आलम पाशा को बोलिए, हमें आपको ही बोलेंगे, नहीं तो मुस्लिम एडवोकेट फोरम को बोलेंगे, नहीं तो कोतवाल को बोलेंगे। और आज ये सवाल कोतवाल को भी है और ताहिर को भी है कि चार्जशीट को तुम चैलेंज किया क्या, चार्जशीट डिस्चार्ज करो, चार्जशीट में गुनाह नहीं है करके चैलेंज किया क्या, और उससे आज 26 तक ट्रायल क्यों नहीं चला, ट्रायल बगैर चले। आज ये कन्नड़ा पेपर में कोई एक भेजा, मुझे कन्नड़ा नहीं आता है, इसमें देशद्रोही मर गया, देशद्रोही का जेल में हॉस्पिटल में मरा करके जब आया, ये आप लोग बगैर ट्रायल चले के इसको कन्विक्ट यानी प्लीड गिल्टी कराए, तो ये आप सही करें, आपके तहत है। इसको देखने वाले ये फोरम मुस्लिम एडवोकेट फोरम हो यानी आपके में तायद हो, अब ये कौम के लिए करते हैं। हदीस है मेरे सामने, कुरान है, तो कौम में ये की होती है ना, हदीस बदलती नहीं साहब, बदलते नहीं है। तो ये आप भी समझ गए, देशद्रोही सावाइतु करके जब पेपर में आता है, आलम पाशा के आंख में आंसू जरूर आते हैं, आप जानते हैं, तो उसकी मदद उन्हें भी करना था। मुझे पूछना चाहिए कोतवाल रहमतुल्लाह साहब से और ताहिर साहब से, ये चार्जशीट को तुम क्यों नहीं, और आपसे भी चार्जशीट को यानी हाई कोर्ट में सीधे नहीं जाना, डिस्ट्रिक्ट सुप्रीम कोर्ट में सीधे नहीं जाना, ये मेरी इल्म मेरे कौम के लिए हूँ, आपके प्रोफेशनल चीज में मैं नहीं आता हूँ। कानून है, चार्जशीट जब 21 में डाले, चार्जशीट में हम बताएंगे, हम जरूर बताएंगे। मैं आपसे बहुत आपका क्लर्क का लायक नहीं हूँ, मैं आप क्लर्क बनने का जरूर नहीं हो, मगर ये तो मैं बोलता हूँ, ये तो मैं बताता हूँ। नहीं, अब 500 आदमी मैं पूछता हूँ, 500 आदमी में ये आदमी फला आलम पाशा है, ये मेरा इंफॉर्मेंट ना फला है, ये आइडेंटिफाई तो करना है। अब जो आइडेंटिफाई करते हैं, ये मेरे एक भाई है हसमत पाशा, इनकी मेन खेल है ये। हसमत पाशा आज तक कितने केसेस जीते हैं मैं देखता हूँ। तुम आइडेंटिफाई 500 आदमी को खड़ाते हैं और खड़ा के पूछते हैं कि भाई इसमें 500 में कौन आग लगाया, कौन क्या ऐसा परेड बोलते हैं, वो क्यों नहीं कराया, वो चीज को क्यों नहीं करा, चार्जशीट तुम्हें क्यों नहीं चैलेंज किया। चार्जशीट को उंगलने के लिए ऑनरेबल रिस्पेक्टेड ट्रायल मैजिस्ट्रेट को पावर नहीं है, तुम्हारे हर सवाल को जवाब देना है। और जो बेल में, जब बेल के अंदर 500 आदमी, 5.5 यानी 625 आदमी हैं और 114 FIR पड़े हैं, DJLD के 70 पर 4 है और फलांग के 40 पर 1, टोटल इतने FIR है। ये कौन कंप्लेंट, पुलिस का कंप्लेंट चलता नहीं है और पब्लिक का कंप्लेंट है। ये पब्लिक के 600 आदमी को ये टी परेड में निशानी बताएगा क्या, नहीं बताया तो वहाँ पे जरूर जैसा हसमत पाशा साहब सबका बेल लेते हैं, ऐसा बेल जरूर उधर मिल सकता था। यानी वो एक मसला है, ये मसले को आज के मुस्लिम एडवोकेट फोरम से भी मुझे गुजारिश
टेररिस्ट है, अब इतना बड़ा काम किए, ये टी परेड क्यों नहीं करे, वहां से चार्जशीट को क्यों नहीं कंटेस्ट करे, बहुत जरूरी है। और आज मैं बोलता हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 7 बेंचेस में ये कश्मीर में घोड़े पर से खींच के जो मारा वो भी एक ही टेररिस्ट है, डीजे हल्ली के नबी के मासूम जो है उन्हें भी एक ही टेररिस्ट है, वो एक ही निगाह यूएपीए में डालते हैं। उसको अलग करने के लिए हमें यहाँ बताना है और इसका भी जवाब आपसे मैं नहीं चाहता हूँ, मेरे कौम जानना चाहिए, मेरे ये बुजुर्ग आलिम लोग जानना चाहिए। ये बी नवीन से जो कब ये हत्या हुई, यानी एक अत्याचार, एक हत्या लोगों का उन्हें किया, उसका चार्जशीट कहाँ है और उसका एफआईआर कहाँ है, वो उसको पार्टी बनेगा तुम्हें बी नवीन का ये केस में लागू करेगा। बी नवीन ये करने से तमाम हुआ करके कोर्ट में हमें डालते तो ऐसे मैजिस्ट्रेट के पास भी ये सही होता कि भाई इनके नबी यानी somebody's prophet के लिए इन्हें ये बोला बिटिया जैसी औरत को गोद में बिठाए करके बी नवीन बोला, इसको सजा नहीं दिया गया, इसको पुलिस सिक्योरिटी मिल रहा है, ये मेरे मासूमों को नबी के प्यारों को ये हाई करके वो भी पार्टी बी नवीन को खुद पार्टी बनाना है, उसको एविडेंस बनाना है, वो बनाया क्या? ये बोलने के लिए मुस्लिम एडवोकेट फोरम यानी जो भी है ये फोरम मुझे बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने काम कर रहे हैं, बहुत पहले से काम कर रहा है, तो ये चार्जशीट के टेम्पो भी ला सकते थे, टी परेड में भी ला सकते। सवालों का जवाब दूं, शुरू करूं मैं? शुरू नहीं, सुने होना जरूरी सवाल कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ क्या कर रहे हैं बोले तो, जब नवीन के वास्ते क्यों चार्जशीट में न लगा, ये सवाल भी कर रहे थे। नवीन की वजह से ये सहारा हुआ था, ये करे, ये काम गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट को भी मुस्लिम एडवोकेट्स ने सबने ने कोशिश किया कि उसको इम्प्लीकेट किया जाए। ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो नवीन ने भड़काने का काम किया उसको उतना ही सेक्शन लगाए, उसके भड़काने की वजह से ये सब आग लगी। इसका काम गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट ने इसमें फेल हो गई उसको सैंक्शन करने के लिए, पहली बात। ये केस में जमाना, हाँ, दूसरी बात, ये केस में अगर यही काम अगर मुसलमान कर देता, अगर यही काम कोई कौम का कर देता तो उसको यही केस में जमा देते 650 में जमाने की जरूरत नहीं है, दूसरे जमा देते, मालूम है, मेन एविडेंस हुआ है। जी जी, और दूसरा इन्फॉर्मेंट है। आपने बोला, आपका जवाब देना चाहता हूं मैं, तो ये बात होगी। दूसरी बात जो आपने चार्जशीट को चैलेंज करने की बात हुई, चार्जशीट को नहीं, चार्जशीट को भी चैलेंज किया, सैंक्शन को भी चैलेंज किया, क्वाश को भी चैलेंज किया, ऑनरेबल नागप्रसन्न साहब के पास था, तो ये वहां पे एविडेंस ये दिया गया। दिग्विजय की वीडियो, अब मैं बताता हूँ, दिग्विजय चैनल की वीडियो, इन लोगों की वीडियो, सारे मीडिया चैनल की वीडियो जो कारों को पलटा रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, तो ये मैटर ऑफ एविडेंस है बोल के वहां पे ट्रायल कोर्ट को भेजा गया। ट्रायल कब चलता है, ट्रायल क्यों इतने दिन से डिले हुआ बोले तो, कोई अक्यूज या उसकी फैमिली या सारे मुस्लिम लोग जो भी अंदर है वो ये नहीं चाहते थे कि ट्रायल जल्दी शुरू हो। क्यों शुरू नहीं हो, मतलब ये जब बेल्स का मामला हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था, डिले हो रहा था, यहाँ पे किसी की बेल हो रही थी, किसी की खारिज हो रही थी, फिर उसको हाई कोर्ट जाना पड़ा, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तो इस वजह से ये सारा प्रोसेस 4-5 साल इसलिए लग गया कि बेल्स को कोशिश कर रहे थे। अभी भी ट्रायल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, इसलिए ट्रायल अभी जल्दी शुरू हो रहा है। वकील साहब, मुझे सुप्रीम कोर्ट में लास्ट में ये पोस्टमार्टम का टाइम है, 6 साल हो गए, 7 साल के ऊपर सजा नहीं है, 7 साल ये मैटरों में, ये केस में लाइफ 1 साल से लेकर उम्र कैद तक है इसमें, जो भी हो। अभी 20 ऑफ यूएपी है, उम्र कैद तक की पावर रखता है। अभी जो आपने ये किए हाई कोर्ट की बात, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कम बात है, जो तुमने आज का बीएनएसएस आईपीसी में चार्जशीट को मैजिस्ट्रेट के सामने करना है, मैजिस्ट्रेट को पावर नहीं है। जब सुनिए डिस्चार्ज नहीं, मैजिस्ट्रेट का पावर होता है 3 साल तक की सजा का केस चलाना। ये स्पेशल कोर्ट में जाता है क्योंकि यूएपीए डाल दिया था। स्पेशल कोर्ट का, ट्रायल कोर्ट का पावर होता है डिस्चार्ज के लिए डालना। डिस्चार्ज के लिए सब डाल के वहां पे डिस्चार्ज नहीं हुआ क्योंकि उसके एविडेंस हमारे ही आदमी को विटनेस बनाया है, किसी के भाई को विटनेस बनाया तो किसी के पड़ोसी को विटनेस बनाया। ट्रायल कोर्ट में डालेगा, ट्रायल कोर्ट में नहीं, ट्रायल कोर्ट में ही जाता है। हाई कोर्ट में क्वाश को भी खत्म, क्वाश भी नहीं हुआ, ट्रायल कोर्ट में डिस्चार्ज भी नहीं हुआ। हमने भी कोशिश किया, ताहिर ने भी कोशिश किया, सेकुलर एडवोकेट फ्रंट से भी कोशिश किया, अनीस भाई ने भी कोशिश किया, सब कोशिशों के बावजूद, क्योंकि यहाँ पे जो सेक्शन लगाए गए थे, ये इंसिडेंट हुआ सही है, हमारे भूतों ने नहीं आके किए, तो अभी हम लोग ये वीडियो में बात करेंगे तो हमारे ट्रायल को भी इफेक्ट पड़ेगा। नहीं होना, मगर ये है कि
मैं यहाँ को मरने वालों में जमा जी। हूँ, जैसे दूसरे अयाशी खोरों में नहीं हूँ, जी। मैं उसका क्लेम लेता हूँ। जी। जो आप एक बात में 500 जवाब देना गोली में चाहता हूँ। कौन सी गोली जी लगी? जी जी सुनिए, तीन वो तो लोगों को कोर्ट सुनिए मजिस्ट्रेट वही देखेंगे। तीन लोगों को गोलियां लगी थी, इसके लिए भी वो अलग है, वो अलग है। तो इसमें ये अब सुनिए, 500 अब तीन लोगों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। क्यों कर लिया? इसके अंदर जब वो एक हालात थी चार्ज के टाइम पे, तो कबूल लेने से हमारे 5 साल तो खत्म हो गए, कबूल कर बाहर आ जाएंगे ये समझ के कबूला। तो उसके बाद में उतने में बेंच चेंज हो गई, उसके बाद में उनको 7 हुई, फिर उसके बाद में हमने कम कराया, अब ये तो 6 हुई। देशद्रोही अभी एक बात बोलता नहीं, हो गया। आप कौन सा देश प्रेमी हो रहे हैं? नहीं, नहीं, मैं बोलता हूँ, आप मेरे अंदाज से मैं एक बोलूं, गवाह ला के ये दिखाइए। नहीं। आप एक गवाह, आप खुले बात से ऐलान कर दिए ये देश प्रेमी है बोल के। मेरे भाई लोग नहीं, को नहीं। देशद्रोही का इल्जाम लगाया गया, उसको साबित करते करते, देश प्रेमी साबित करते करते उनको 15-20 साल लग जाएंगे। शुरुआत ही नहीं करे, पेपर ही साबित होगा। उसमें जो पेपर है, पहले पी नवीन ही साबित हो गया, हाँ। पी नवीन से ये हुआ। और पी नवीन देशद्रोही है। नहीं, वो नवीन देशद्रोही है। कंप्लेंट जो है उन्हें सही नहीं है, और आइडेंटिफाई टी पैरेंट में बताया नहीं, तो केस तुम्हें यूएपीए से बड़ा केस है, अमित के नाम से डाल लियो, शाह के नाम से डालो, नहीं रुकेगा। आई डोंट बादर अबाउट यूएपीए, मगर केस रहा तो उनका भी लगा सकते। कब तक चलेगा? देखो आलम पाशा साहब, साबिती शुरू आपकी करेंगे। उम्र, अब मैं आपकी आधी उम्र के बराबर हूँ, आपकी उम्र मेरे से ज्यादा है, तो डबल है। हाँ, डबल है। तो आप कोर्ट कचहरी सब कितने साल से देख रहे हैं, तो क्या कोर्ट वाले पागल हैं? क्या लॉयर लोग पागल है? इतने साल से केस चल रहा, बोले तो 7000 पेज की चार्जशीट है, 250 विटनेस है, एक केस में 250 विटनेस है, एक अक्यूज के ऊपर 28, 22, 25 केस लगा है। तो आपने जैसे बताया 150 से ज्यादा एफआईआर है, अलग अलग कोर्ट में अलग अलग ट्रायल चल रहा है। किसी ने गाड़ी चलाया, किसी ने वैन चलाया बोल के उनको 20, 25, 28 लोग को एक ये बना के डाल दिया है। क्या कोर्ट पागल है? क्या लॉयर पागल है? क्या पुलिस पागल है? ये माना है कि केस है, बहुत से बेकसूरों को डाला गया है इसमें, जिन्होंने कोई इसके अंदर नहीं है। ये साबित करने के लिए कम से कम 15 साल लगेंगे। कब साबित होगा? सारे विटनेसेस को कोर्ट में एग्जामिन करने के बाद में आर्ग्यूमेंट करना, तब बेकसूर साबित होंगे। हम लोग अभी बेकसूर बोले तो कानून ये बोलता है अंटिल प्रूवन गिल्टी ही इज इनोसेंट। वही प्रिजम्पशन ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब रखा है। आलम पाशा का परसेप्शन क्या? 500 आदमी में टी पैरेड करे, एक भी आदमी इंफॉर्मेंट को आइडेंटिफाई नहीं करे जज के सामने, वहां ही बेल का ऑर्डर मिलने की बहुत से प्रोबेबिलिटी 90% चांस है। एक बार बेल ले लिए तो बाहर लड़ लेंगे। देशद्रोही में आप एक काम करो, डीजी आलोक कुमार साहब से मिलेंगे, आपको मैं लेके जाता हूँ। आज नहीं पूरे होता। कर्नाटक, आज कभी भी पूरे कर्नाटक के जेल में, आदमी का नाम सुनिए गवर्नमेंट मैं आपको एक बताता हूँ, मैं आपको डीजी प्रिजन से परमिशन लेंगे, सारे जेलों का चक्कर करेंगे, 17 से 18,000 कैदियों जेल के अंदर है। इसके अंदर आपको 40 से 50% बेकसूर लोग निकलेंगे। क्यों कोर्ट नहीं बेल दे रहा है? क्योंकि कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है, रिकॉर्ड कुछ और होती है। रिकॉर्ड में वो प्रूव करते करते कल बाइज्जत बरी हो सकता है, लेकिन ये टीए परेड के ऊपर हो जाना, ये बेल के मैटर से इतना जल्दी ट्रायल खत्म हो जाएगा। टीए परेड क्यों नहीं किया? हुआ है, ट्रायल परेड बहुत कुछ हुआ है, नहीं उस हुआ टाइम है। पे कई लोगों को हुआ है उस टाइम पे। क्यों? कई 550, 650 को भी खड़ा को करो, वो तहसीलदार के सामने होता है, कोर्ट के अंदर आइडेंटिफिकेशन अलग होता है। हो जाएंगे। आप मैजिस्ट्रेट बोले यही जैसा नहीं देखेगा। होता, आप हमारी सोच है, ऐसा नहीं होता। कोर्ट के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। नहीं, जब ट्रायल शुरू होता है, ट्रायल का कुछ वक्त होता है, ईयर बिफोर चार्ज होता है, फिक्स डेट फॉर ट्रायल होता है, फिर ट्रायल चलता है, फिर एविडेंस होता है। एविडेंस के टाइम पे भी आके उसने आइडेंटिफाई कर दिया, फला आलम पाशा साहब ने ये गाड़ी जलाई, सिराजुद्दीन ने गाड़ी उठाई, उसने हाथ तो उस टाइम पे क्रॉस होता है। खाली इतना आसान होता तो सुप्रीम कोर्ट में बार बार बेल भी रिजेक्ट नहीं होती थी। ये नहीं है जो है ना नेशनल नीचे का इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड ही सुप्रीम कोर्ट देखा जाता है। हाँ। अच्छा, आज भी कोतवाल साहब जो डाले हैं, तो ट्रायल कोर्ट में बेल रिजेक्ट हुआ, हाई कोर्ट में रिजेक्ट हुआ, दोवां बार हुआ, हाँ। वही लेके गए 6 साल के बाद उन्होंने। हाँ, ये हाँ। केस जीत को बेल लेके ही नहीं, जिस जगह पे रिजेक्ट हाँ। बेल रिजेक्ट हुआ, लास्ट में इन्होंने जाके वहां से बेल लिया गया। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? इफ देयर इज ए डिले इन ट्रायल ही इज एंटाइटल्ड फॉर बेल। या। समझे? इसी बिना के ऊपर गए। अगर देखो
कोर्ट भी एक हद तक देखता है इसके अंदर कितने विटनेसेस है, चलने तक कितना दिन लगेगा, और 10-12 दिन चलेगा। यही यूएपीए केस ने और भी सही इंडिया के अंदर यूएपीए केसेस चले हैं, शेख जावेद गुलाम नबी का है, चाहे और दूसरे केसेस हो, उसके अंदर नजीब का, ऐसे बहुत से सारे जजमेंट्स हैं जिसने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। जब बेल नहीं दे सकते ऐसे मैटर्स में तो उसको जेल में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके खिलाफ एविडेंस है। ऐसे पूरे इंडिया के अंदर हजारों हैं। अब जैसे कि शाहीन इंस्टीट्यूट, शाहीन का बाग का ले लो, दिल्ली के अंदर दिल्ली राइट्स, सिर्फ आवाज उठाए, क्या उन्होंने तोड़ फोड़ की, फिर भी जेल में रखा है, सुप्रीम कोर्ट भी रिजेक्ट कर रहा है। उसके अंदर जो चार्जशीट डालते हैं, उसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन होती है, तो कोर्ट ये देखती है कि इनके खिलाफ कितना सबूत है। सबूत चाहे झूठा इकट्ठा किया गया हो, सच्चा इकट्ठा किया गया हो, वो ट्रेल के ऊपर होती है। ट्रेल चलने तक आदमी मर जाता है। उम्र खाली 3 आदमी है, यहाँ 650 आदमी है। 650 को कौन भी आइडेंटिफाइड यानी करा ही नहीं। 650 वो ट्रेल के बाद में अटपुट हो जाएंगे। मैं लॉयर साहब का नहीं बोल रहा हूँ, मैं जज साहब की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो अक्यूज के नाम से जो मजलूम बने हैं उनका हक है, वो हक के लिए ये जो फोरम बने हैं एडवोकेट्स के, उन्होंने ला के वो टी परेड में आइडेंटिफाई करे तो 99% नहीं से आइडेंटिफाई होते हैं। वो नहीं आइडेंटिफाई होते हैं, सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, एडवोकेट को भी मालूम है। लेकिन जब विटनेस की तैयारी होती है, आपको मैं बोल रहा हूँ इन्फॉर्मेंट करना है। इन्फॉर्मेंट को तो कौन पुलिस सब इंस्पेक्टर दिया, गली की एक 2 व्हीलर वाली औरत थी, उन्हें करना है। कौन आलम पाशा है, उन्हें बताना है। सब होता और है। मुझे हकूक है कि मेरा सर के बाल मुंडा लूं, मैं सर की जबान की ये दाढ़ी मुंडा लूं, तब भी उन्हें आइडेंटिटी, वही कानून है, वही है कानून। लेकिन वो कानून वो तो कैसा बताएगा? 650 सुनो, वो वक्त आने तक दर्द है, वो वक्त आने तक ऑलरेडी 6 साल गुजर चुके हैं। 6 साल में अभी लोगों को पहचान लिए, लोग पुलिस भी पहचान ली, सो तनवीर ने, आलिम ने, अमीर ने, पूरे को पहचान ली। मैं 15 रोज के अंदर की बाहर बोल रहा हूँ, तुम्हारा NIA, TIA, पोस्को पूरा पानी बन के उड़ जाता जब लोगों को ही आइडेंटिफाई नहीं करते तो। उतना जो तुम्हें हर चीज का प्रोसीजर होता है। सिर्फ TI परेड पहचानने में उसे वो बाइज्जत बरी नहीं हो जाता, बरी नहीं, दूसरे बेल तो मिल जाता। यूएपीए केसेस में सेक्शन 43D है। यूएपीए आता ही ना, यूएपीए नहीं आता, कब साबित होता है? आदमी नहीं रहे आप। आप एक काम बस इतना ही ऐसा साहब एक काम कर सकते हैं, अगर आपको इतना यकीन है, पार्टी आप खुद वो अक्यूज खुद करना है। चलो नहीं, अक्यूज खुद कर सकते। अच्छा एक काम करो, अक्यूज क्या से आप एप्लीकेशन लिख के दो, देखेंगे इंशाल्लाह होता है क्या? अरे भाई उन जज के सामने बोलेंगे, जज के सामने फांसी डाल लेता हूँ, आप मुझे ज्यादा सजा दिया तो करके बोले आसिफ जो है ना, जो सजा दिया ना, उन्होंने जज के सामने बोला, साहब मुझे जहर तो नहीं मिलता, मैं खुदकुशी तो नहीं कर सकता, फांसी तो मेरे को फांसी डाल लेता हूँ अगर आप मुझे ज्यादा सजा दे दिए तो। ये सब देख के किया है। और भी एक बात बोलता हूँ मैं कि परसों जो इंतकाल हुआ उनको भी यूएपीए में डाला गया था। मैं डॉक्टर ने ये लिख के दे दिया था कि इनकी ट्रीटमेंट को सही नहीं है बोल के, फिर भी ये सब चीजें होती है। गवर्नमेंट से मतलब नहीं, मैं एक लास्ट में बोल रहा हूँ, बोलो। जब एडवोकेट्स में वो नहीं है, मुस्लिम एडवोकेट फोरम उनको यूनिटी बना के रख नहीं पाए, तो मैं एक सवाल है मेरे लोग आप मुसलमानों को पूछता हूँ, जब कर्नाटक गवर्नमेंट ये फ्री लीगल एड होती है, ऐसे तकरीबन आप लोगों को मुसलमानों को एडवोकेट जनरल बनाए, एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाए, आप आके स्पोक्स पर्सन मुसलमानों के बने, इन्होंने लेके जाके पूरे एडवोकेट्स को फ्री लीगल एड में 50-100 एडवोकेट्स को डाल के, अब ये जितनी हमारी बात होती है उनके पास क्यों नहीं रखा गया? फ्री लीगल एड की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम लोग सब फ्री काम ही अरे उन्होंने जो ऐसा 50 आदमी करते हैं, ये लोग 100 आदमी है। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का पावर है, हमें कम से हमें भी कम नहीं है। अब लोग नहीं है, कोतवाल साहब के पास 10-12 जूनियर्स है, मेरे पास 8-10 जूनियर्स है, ताहिर के पास सुनिए, ताहिर के पास 7-8 जूनियर्स है, मुजफ्फर साहब के पास 7-8 जूनियर्स है। हम लोग भी कम नहीं है, हम लोग भी 100-150 से ज्यादा हमारी मुस्लिम जमात है जो हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, फ्री लीगल एड लेने गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के पूरे MLA से, पूरे मुस्लिम मिनिस्टर से, मुस्लिम फेलर हुए, फ्री लीगल एड सरकार से जो इनको मिलना है 650 आदमी को उन्होंने दिया नहीं है। ये फ्री लीगल
एड है, जो लॉयर वकालत, उनकी जरूरत नहीं है, हमें फ्री लीगल वो अलग देना। बात है। मुझे ये है लोगों को उसके लिए क्या होता है, सुनिए, इसके लिए क्या होता है, आपको फ्री लीगल एड चाहिए तो अक्यूज को खुद आना चाहिए कि मुझे मेरा एडवोकेट नहीं, मुझे फ्री चाहिए बोल के। जब हम लोग एडवोकेट्स हैं, ताहिर अपनी जगह रिप्रेजेंट कर रहा है, कोतवाल साहब अपनी जगह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुजफ्फर साहब अपनी जगह, मैं अपनी जगह, नौशीर, ये लोग जो अपनी जगह कर रहे हैं, जब सब लोगों को एडवोकेट्स है तो उनको फ्री लीगल की जरूरत क्या है? हम कोई फीस नहीं ले रहे ना। हाँ बेशक है, लेजिस्लेटिव का काम क्या है, लॉ मेकर्स क्या है, ये लॉयर्स होते हैं 100-200 देख में मेरे इससे फायदा क्या होगा? तो लोग उनको करते हैं। अब जो मैं बोल रहा हूँ, ये टी पैरेड कराते, ट्रेल ये चलाते, सब हम सब ये भी करते हैं, लेकिन उसका एक वक्त होता है। और आप और कोतवाल रहमतुल्लाह साहब जो है मिले नहीं, और आप कोतवाल और मुस्लिम यूनिटी नहीं मिले, यानी फोरम में, ऐसा कुछ और नहीं है, सब लोग मिलके काम करते हैं। जब काम करना होता है तो हम के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट से मुस्लिम लेजिस्लेटर की ड्यूटी थी, कॉमन ने जब नहीं करे, लोग फुट के बैठे हैं। सरकार में, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक में भी लीगल सरकारी तनख्वाह लेते हैं, उनको आप लोग सपोर्ट करके। साहब आप कंफ्यूजन में हैं, ये प्रोसीजर ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा कंफ्यूज हो गए, आप थोड़ी तरह से पहचानिए। आपको ऐसा फ्री लीगल एड सर्विस को उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम लोग उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और 2020 से लेकर 2026 तक मुसलसल 6 साल तक सारे हमारे मुस्लिम एडवोकेट्स, नौजवान हो, इंटर्न्स हो या उम्र दराज हो, सेक्युलर एडवोकेट फॉरेन से लेकर मुजफ्फर से लेकर हमारे कोतवाल से लेकर, कोतवाल साहब तो अब शुरू करिए, लेकिन हमारी शुरुआत से कोरोना के लॉकडाउन से किसी की जान की परवाह के बगैर अपने हाथों से, चाहे मुजफ्फर साहब हो, चाहे हमारे लोग हो, हम लोग हो, सब अपने हाथों से दान किए। मजलूमों को जीत चाहिए जी, मजलूमों को जीत चाहिए। उतने लोगों को बेल कराए, जीती तो है, देश द्रोही नहीं चाहिए। 500 लोगों के करीब अंदर थे, आज सिर्फ 30 अंदर हैं, उनको बाहर करा, ये जीती है ना। ठीक है, ये हमारी जीत है ना, मुकम्मल जीत है ना। इतने लोगों को हजारों की तादाद में श्योरिटी बनाए, ये हमारी जीत है। इतने लोगों को हाथ से पैसे खर्चा किया, ये हमारी जीत है। इतने लोगों को किसी के पास चंदा करे बगैर मैं अपनी जाती मुफ्त से हमने किया, ये मेरी जीत है, ये मेरा अल्लाह की राजी है। मुझे लोगों ने धोखा दिया, ये मेरी जीत है। कभी आप आलम पाशा साहब, आप 2020 से लेकर आज तक, या कोई भी बिल्डर्स, या कोई वक्फ बोर्ड, या कोई वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर्स, या कोई मुसलमान के एनजीओस, कोई आगे बढ़कर आया, हम इतना ताउन करेंगे, हम उनको श्योरिटीज बनेंगे, हम उनके घरों को जाकर कुछ उनको ताउन करेंगे, पैसे देंगे या उनका कुछ करेंगे, नहीं किया। एसडीपीआई की तंजीम अपनी जगह ताहिर को रखकर काम कर रही है। हमारे मुस्लिम एडवोकेट्स अलग तरीके से हमारी तरफ से हम काम कर रहे हैं। आज तक आप पूरे इंडिया को नहीं, पूरे कर्नाटक, पूरे अक्यूज्डों को चैलेंज है, एक ऐसे आदमी को लेके आके खड़ा है जिसके पास से मैंने 1 रुपया जेरक्स के लिए लिया हो। हमने अल्लाह के लिए क्या, जैसे आपने अपने सच्चे दिल से अपनी जमीन देने के लिए तैयार थे, इसी तरह मैं अपनी, जो मेरे पास जो था, जो कार थी या मेरे जेवरात थे, वो सब हमने बेच के, मेरे भाई वसीम ने, हमारी टीम ने, मैंने अपनी तरफ से बेच के हमने कुछ जो कर सकते हैं करा। सिर्फ अल्लाह को राजी करने मुझे दिखाने की जरूरत है। आपको मैं शुक्रगुजार हूँ, आप वॉलंटरीली जैसे एक कॉल के ऊपर अपनी ये सारी जमीन का डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, मैं आपको सलाम करता हूँ। इसी तरह से अगर सारे मुसलमान लोग आपके जैसा दिल रखकर अगर आ गए सामने, तो ऐसे हालत में मुसलमानों की जिम्मेदारी अल्लाह लेगा। मैं बोल रहा हूँ, जितने श्योरिटियां दी पहले, ये तमाम मिलके एक ही दे सकते थे ना। नहीं दे सकते, नहीं, क्या है बोले तो वोट को कन्विंस करना है। नहीं, कन्विंस हमने किया। वैल्यू 1 लाख 2 लाख वैल्यू की बात नहीं है। और 400 लोग आप एक साल, सुनिए, आपको 6 महीने टाइम देता हूँ। पैसा सुनो, 6 महीने आपको टाइम देता हूँ। आप श्योरिटी की बात बोलते हो, 6 महीने आप टाइम ले लीजिए। 400 लोगों के नाम, बाप का नाम, पता, उनके घर का एड्रेस, उनका रिश्ता आप याद कर लीजिए, उन कौन से घर में रहते हैं, क्या रिश्ता। जब 6 महीने के बाद आप रेडी होते हैं तो आप दे सकते हैं। श्योरिटी को कोर्ट को जवाब भी देना रहता है, ये कौन, उसका बाप कौन, उन्हें कौन, तुम्हें कैसे पहचान, वो एड्रेस क्या करता है, वो काम क्या करता है, वो कौन है, उसकी उम्र क्या है, तुम्हारा उसके साथ रिश्ता क्या है, तुम्हारी जगह क्या है, ये कौन से केस में है, क्या है, ये कब इसको पकड़ा गया, आपने कब उसको पीछे में लेता है। ऐसे अगर आपको 20 लोगों के लिए भी श्योरिटी बनेंगे तो 20 लोगों का अलग अलग सवाल। अक्यूज नंबर 14 का आपने श्योरिटी अफिडेविट डाला है, उसका नाम क्या, उसकी बाप का नाम क्या, उसकी माँ का नाम क्या, इसको तैयारी करना पड़ता है। ये बहुत आसानी नहीं है।
ऐसा नहीं है कि पैसे दिया काउंटर में जाके एप्लीकेशन दे दिया, हाँ श्योरिटी एक्सेप्ट हो गया छोड़ दो बोल के, इसको एनआईए वेरीफाई करेगी, वो जाके जांच करेगी, आलम पाशा इसके साथ इनका वो उसका रिश्ते में है क्या बोल के, ये सब बहुत से प्रोसीजर है। अगर इतना आसान होता तो जेल क्यों भरने पड़े होते हैं, इतना आसान होता तो कोर्ट 1 घंटे में काम करके जाके सो जाती थी। हमारा केस हमारे साथ सब 550 आदमी को भी बेल होना तो बोलिए, एक बार एडवांस कर लीजिए, पूरे लोग मिलके एडवांस कर लीजिए। और मेरा चार्जेस यही है, पूरे हमको एक सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल जगह से, तुम्हें खुद सेंट्रल लॉयर बन सकते हैं, नहीं तो लीगल फोरम जो फ्री करते हैं उनको ला सकते थे। मेरे से कहा एक आदमी 500 आदमी को भी एक ही बार बेल देंगे, हमें कोर्ट को कन्विंस करेंगे। वो जबान से बोलना और करने में जमीन और आसमान का फर्क है। आप एक आदमी 500 को नहीं तो आप एक आदमी कम से कम 20 को नहीं दे सकते। तुम्हारी प्रॉपर्टी 100 करोड़ की हो, आप 20 को नहीं दे सकते, क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद फेल हो जाएगा। मैं अगर मैं बोलता हूँ आपकी प्रॉपर्टी की कीमत क्या है, नहीं वो अलग बात है, वो 15 करोड़ है। 15 करोड़ में हम चाहे तो बाढ़ नंबर डाले तो सारे डीजे को बन सकते हैं, लेकिन आप फेल हो जाएंगे क्योंकि आप कोर्ट का जवाब सवाल का जवाब नहीं दे सकते। कोर्ट जस्टिस के ऊपर जा नहीं दे सकते। कोर्ट इज नॉट देयर, को कानून के ऊपर जा नहीं सकती है। जो भी है आप करेंगे, आप जैसा बोलेंगे पूरा रिकॉल कर लो। मैं खाली एक आदमी 2 आदमी को देना का तो नहीं होता है, 4 आदमी 5 आदमी ठीक है। अभी जो 5 आदमी है उनको भी देता हूं। मैं ये कर सकता हूँ, आपकी बात के ऊपर एक कर सकते हैं। मैं कोतवाल साहब से बात करता हूँ, 4 के लिए आपके 2 श्योरिटी मंजूर करेंगे, फिर अगर पीछे 30 की बेल होगी, सुनिए देखो पीछे की नहीं है। अब आज तक जो पैसा बेल के लिए करके भी खर्च है, अब पैसा लो करके बोल रहे हैं कई के लिए, क्या वास्ते क्या खर्च हुआ है। नहीं कोतवाल भी हम किए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर इन्हों खुद बयान करते हैं, और सीनियर एडवोकेट आते हैं 2 लाख लेते हैं, 5 लाख लेते हैं, 10 लाख कौन भी नहीं लेते हैं। और ये तो पैसा है ही है कौम के पास है, उससे बढ़ को काम क्या भी नहीं है। यानी सीनियर एडवोकेट और ये और खड़ते हैं बात करते हैं, और ये लास्ट स्टेज में इन्होंने बेल को गए हैं और केस जीत के नहीं गए हैं, यही कंक्लूड होता है। केस जीता नहीं है, केस जीतने की दुआ आप भी करना है, हमें भी करना है। और आज मेरा सर पे 2 मार टुकड़े करो तुम्हें, 4000 7000 पेज में एक भी एविडेंस ये 650 आदमी के खिलाफ नहीं है। इंफॉर्मेंट गलत है, जज को पुलिस को इन्हें ही अक्यूज करके मालूम नहीं है। और ये तमाम चीजों को आज तक ये क्या बोले ग्रुप, मैं एक बात बोलता हूँ, ये ऐसा सुनो, ये आप जो बोल रहे हैं ना, इस बयान से पब्लिक भी गुमराह हो जाते हैं, कुछ भी नहीं है बेकसूर बोल के नहीं। सुनिए ये बेकसूर है, बेकसूर है, बेकसूर है। नहीं सुनिए साबित तो होना है। नहीं एविडेंस में कई लोगों को बेकसूर किया गया है, लेकिन चार्जशीट अगर बेकसूर है तो हाँ वो लायर दीवाने नहीं है। नहीं वो मैं लायर की बात नहीं करूँ, मजलूम की बात करो, वो दीवाने नहीं होना है। देखो अब एक आदमी को सास के घर से उठा कर लेको गए, बेटी के घर से लेको गए, उसका एविडेंस होना नहीं, कहाँ अरेस्ट करेगा उसका एविडेंस होना जब आप नहीं। इतना कानून जानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूँ, आप ड्राफ्ट करो, आप उससे उंगली दिखाओ। 7000 की पेज की चार्जशीट में एक जगह ऐसा उंगली दिखाओ, देखो ये बेकसूर है बोल के, बताओ कितनी जगह उंगली है बताओ। मैं अभी बोलता चार्जशीट बोलता हूँ, अभी बोलता हूँ 7000 की जगह 650 आदमी में एक आदमी को इनेज किया कर वो कौन भी बता को नहीं है। वो टाइम आता है, अरे अभी नहीं, पहले बताना नहीं बताना। और दूसरी बात आके जब सास के घर से दामाद को लेके गए, इन्हें दामाद के लेको गया कर वो फार्म में साइन लेना, वो साइन पूरे एम्प्टी है, किसके सामने अरेस्ट किया करके। और ये मजिस्ट्रेट नहीं, पूरे तो मानना है, सुप्रीम कोर्ट का 7 जज बेंच मानना है वो गलत किया है। लीगल फोरम, फ्री लीगल फोरम कर्नाटक में जॉबलेस बैठा है, फ्री लीगल फोरम सर्विस नहीं दिया है, उसकी तलब नहीं करे हैं, क्योंकि एक भी आप तुम्हें बोल रहे लीगल फोरम हाथ में दिया रहेगा तो इन्हों भी बाहर नहीं आते थे, चार्जशीट बोलो और भी अंदर चले आते। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, जो बाहर है उन्होंने भी चले आती। अरेस्ट करे तो कौन भी साइन करेंगे सब, वो सभी ट्रेल के ऊपर होता है, नहीं उसके बाद में होता है। अरेस्ट करे तो सही नहीं तो वायलेशन हुआ हो गया क्या, फिर किसी को तुमने आप खींच को मंजे भी तुमने लेके गई जा क्या, somebody has to sign ना, करेक्ट, वो साइन ही नहीं है, उसका फोन नंबर ही नहीं है, तो बिना सिर्फ इसके ऊपर बेल हो जाती है क्या? हाँ? सिर्फ इसके ऊपर बेल हो जाती है? अक्यूज़ी ने को तो बेल नहीं, अक्यूटली होना है। अच्छा अक्यूज़ी नहीं है। काम करेंगे कल, आप एप्लीकेशन रेडी कर लो, एक काम करो आप एप्लीकेशन रेडी कर लो, आप पीआईएल डालो, आप खुद आर्ग्यू करो हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पीआईएल डालो, इतने बेकसूरों को डाला है, ऐसा सब बेकसूर है बोल के। मैं भी जानता हूँ बेकसूर है, लेकिन वो साबित होने तक 10-15 साल होते हैं। ऐसे बहस करने से लोग ही गुमराह होते हैं, बस दूसरा 2 महीने में लेंगे,
7 साल में नहीं, बेल के बाद ये 14 एक साल काम केस करो, लड़ेंगे, मैं सारे 14 एडवोकेट साल को केस बोलता लड़ेंगे, हूं, मैं सारे और एडवोकेट हमें देशद्रोही आलम पाशा करके साहब, नाम नहीं आएगा। सुनिए, सारे मुस्लिम एडवोकेट्स को मैं अपनी जिम्मेदारी से हटाता हूं, कोई भी काम नहीं करेगा। आप 2 महीने नहीं 4 महीने लीजिए, आपके एडवोकेट की तरफ से सबको बेल कराइए। मैं ये मुस्लिम आपको सलाम करता हूँ, आप किस तरह कराते मैं आपके ऑफिस में आके आपके साथ ट्रेनिंग लूंगा। ऐसा नहीं साहब, कोई बात नहीं, ठीक है, तो हाँ? भी ठीक है, बस हाँ होगा, होता है, जो मैंने बोले मैं बेल का श्योरिटी दे दूं, और माशाल्लाह। श्योरिटी एक बार में दे डाले तो खुद देना है, तो फिर रिकॉल करो पूरे बिल रिकॉल को। की जरूरत नहीं है, सबकी श्योरिटी होके है, वो सब आ रहे हैं। अब अभी 4 अभी- की जरूरत है, आगे 26 की तो मैं- जरूरत पड़ेगी। अब ये 4 को भी दे सकते हो, आगे 26 हाँ, को भी दे 26 सकते को भी हैं, देता हूँ मैं। आलम इंशाल्लाह। पाशा, मेरी इंशाल्लाह। बेटियां 2, मेरी बीवी माशाल्लाह। बीमार है, आपके मैं उसको भी लाता इरादों हूँ, को अल्लाह और कबूल दूसरी करे। बात आके जरूर जो पेपर है उसको सीधा कर जरूर, लेंगे, हाँ, कर पेपर लीजिए। क्या है वो लोग कर लेंगे, मगर ये पूरे जम के लाना है, और पैसा लेना भी है तो 20 लाख 50 लाख 15 लाख 2 करोड़ 5 करोड़ ये तमाम चीज क्यों लेना है, कहाँ क्यों ये चलता है, ये लोग अभी पैसे बात करना कौन है। लिया ये इसका कुछ सबूत नहीं है। क्यों चाहिए? मुझे पैसे कौन नहीं दिए, मेरे पास ये सबूत केस है। तो फायदा नहीं आया। नहीं, आप लेकर को बोलता आलम नहीं पाशा मैं। साहब, ये आपको पैसे की हदिया जरूरत भी कहाँ होगा, पड़ती है जी। पर पैसा करोड़ों में जाता नहीं है, सीधे सुप्रीम कोर्ट सुनिए, 2 लाख में मैं सुनिए, देता हूँ। हमारे सेक्युलर एडवोकेट फॉरन में जितने भी एडवोकेट उन्होंने थे, पैसा दिया 1 है। रुपया अभी फीस के नाम से तो दूर, ज़ेरॉक्स के नाम पे भी नहीं नहीं, लिया। मैं सुना उन्होंने भी पैसा दिए, पैसा जमा है, पैसा दिए। नहीं, हमारे नसीर साहब, जमीर अहमद खान वो साहब, उनके नाम आना वो उलमा, क्यों? मुफ्ती साहब, उन्होंने सब लोग मिलके वो क्या कि उनके सब लोग नाम- मिलके उसके ताउन किया ताकि उसके खर्चे उठाए। और क्या भी सवाल है क्या आप लोगों को लाए रहूंगा? बस मैं इतना बोला, इतना है कि आलम पाशा साहब ने आओ ना। आज इकरार कर सब लिया आइए है। आप पूरे आइए, अरे आओ ना, पूरा करो ना इनके साथ, अरे आ जाओ, ठीक है, तो तुम्हें लोग थे नहीं, अब तुम्हें भी थे, तुम्हें क्या रहा तो पूछ रहे आप, तुम्हें अब खड़ो, और भी तो नहीं खड़ो, तुम्हें भी आ जाओ, अरे आओ ना, ये ले लो, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ। आलम पाशा साहब से डिस्कशन हुई, हम लोग हमें आलम पाशा साहब को बात करने के बाद में ये जो जगह है, ये जगह 15 से 20 करोड़ के हिसाब की उसकी वैल्यू है। आलम पाशा साहब ने ये इकरार किया, ये वादा किया है कि अब जो 4 जो बेल हुई है, 5 में से 1 बाहर आ गया, 4 की बेल हुई है, मैं कोतवाल साहब से बात करूंगा तो 4 की उनकी बेल को श्योरिटी देंगे। और भी जो 26 आने वाले हैं उनको भटकने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आलम पाशा साहब और उनके बेटियां वॉलंटरीली आके कोर्ट में इनके लिए श्योरिटीज देंगे इंशाअल्लाह। बेशक। बहुत खुशी है आलम पाशा साहब को, शुक्रिया। अल्लाह ताला शुक्रिया उनके उन्हें जज़ाए खैर दे। ऐसे ही आलम पाशा साहब के जैसे नेक इरादे रखकर कौम और मिल्लत के लिए अगर सामने बढ़ेंगे तो ये एक मिसाल है। इंशाअल्लाह देखना यह है कि आलम पाशा साहब आगे आकर कोर्ट में श्योरिटी देकर उनको रिलीज कर उसके बाद में यही पीछे परपनगर जेल के पास फोटो पकड़ाकर उनके लिए उनसे दुआ लेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया।